दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, किताबों की चर्चा के इस कार्यक्रम में हम अपने समय की कुछ महत्वपूर्ण किताबों को लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि उन किताबों के बारे में बात करूं और साथ में लेखक से भी बात करूं। किताब में उठे प्रश्नों को लेकर एक चर्चा हो। तो इस क्रम में आज एक ऐसी किताब हमारे पास है जिसका जिसका टाइटल है फाउंडर्स ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। समाजवादी जो आंदोलन भारत में है उसके जो संस्थापक या उसके जो अग्रदूत रहे उनके बारे में ये किताब है और इस किताब को लिखा है कुर्बान अली ने। कुर्बान अली साहब देश के जाने माने पत्रकार हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत से इस किताब को पूरा किया है और ये किताब अंग्रेजी में भी है। मैं समझता हूं कि अन्य भाषाओं में भी आनी चाहिए जिस तरह की ये किताब है। इसके अलावा कुर्बान अली ने हाल के दिनों में समाजवादी आंदोलन से जुड़े कई प्रश्नों पर अलग अलग लेख लिखे हैं और ये किताब जो उनकी चर्चा में है, इसके अलावा उनके भी लेख भी बहुत चर्चा में हैं। जिन लेखों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे उसमें उनके लेख हैं जो समाजवादी आंदोलन के बड़े नेताओं ने, समाजवादियों ने क्या क्या ब्लंडर्स की, इजराइल से लेकर संविधान सभा में शामिल न होने के सवाल पर, आरएसएस, बीजेपी या बल्कि यूं कहा जाए जनसंघ जो पूर्व अवतार था बीजेपी का, उसको वैधता देने के प्रश्न पर, बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने न केवल लिखा है बल्कि समय समय पर बोलते भी रहे हैं। तो आज हमारे साथ किताबों की इस चर्चा में मौजूद हैं कुर्बान अली साहब। कुर्बान अली साहब, धन्यवाद आपका धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो धन्यवाद उर्मिलेश। मैं जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं दर्शकों के लिए कि ये किताब जो फाउंडर्स ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, जिस किताब को देखिए मैं बताना भूल गया दोस्तों कि इस किताब को अनामिका पब्लिशर्स दिल्ली ने छापा है और किताब तकरीबन 640 पेज की है। इस किताब का दाम 995 रुपया है। आपको कुर्बान अली साहब बताएंगे कि ये किताब अन्य भाषाओं में है क्या या हिंदी में आने की संभावना है या आई है कि नहीं, ये सब वो बताएंगे आपको डिटेल में। लेकिन मैं ये बता दूं कि कुर्बान अली साहब ने जो, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि बहुत सारे लेख भी लिखे हैं, हो सकता है वो और भी किताबों की प्रक्रिया में हो कि उनको कलेक्ट करें, संपादित करें और एक नई किताब भी समाजवादी आंदोलन पर लेकर आए। लेकिन सबसे पहले आप, मेरा ये सवाल है ये कि आप इंस्पायर कैसे हुए ये किताब लिखने के लिए? आई मीन कहाँ से प्रेरणा आपको मिली? उर्मिलेश जी, मेरा ताल्लुक एक ऐसे परिवार से रहा है। मेरे पिताजी पहले आईएनए में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, आज़ाद हिंद फौज में, और उसके बाद वो सोशलिस्ट पार्टी जो बनी थी ताज़ा ताज़ा 1948 में, आप कह सकते हैं कि उसके एक तरह से संस्थापक सदस्य थे और आजीवन वो उस विचारधारा के साथ जुड़े रहे। उसमें कई बार टूट हुई, एका हुआ और अंत में 1977 में वो जनता पार्टी में विलीन हो गई, सोशलिस्ट पार्टी। तो इस नाते से घर में बचपन से ही वो समाजवादी आंदोलन का दौर देखने को मिला, उसका साहित्य पढ़ने को मिला। और मैं खुद 1980 में अपनी पत्रकारिता की शुरुआत मैंने जनता साप्ताहिक से की, जो 1946 में सोशलिस्टों ने इस्टेब्लिश किया था, मेनली जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया वगैरह ने। और वो आज भी पत्रिका चल रही है और उसके जो संपादक हैं इस वक्त वो जी जी पारेख साहब हैं, डॉक्टर जी जी पारेख। 100 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है और वो इस वक्त मुंबई में रहते हैं और 1942 की अगस्त क्रांति में उन्होंने हिस्सा लिया था। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई और इस तरह से सोशलिस्ट मूवमेंट और सोशलिस्ट जो साहित्य था उसके साथ एक जुड़ाव हुआ। और मैंने ये जो प्रोफाइल्स इस किताब में लिखे हैं जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वो पहले जनता साप्ताहिक में छपे थे और उनको एक साहब ने जो चेन्नई के एक फ्रीडम फाइटर थे, 100 साल के, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने अपने आप से एक छोटी पुस्तिका की शक्ल में इनको प्रकाशित किया।
तो फिर मुझे लगा 2008 में जब उन्होंने प्रकाशित किया कि अब इसे विस्तार दिया जाए, और इसलिए ये एक वृहद किताब का रूप इसने ले लिया। इसमें उन 55 समाजवादियों के जो कि संस्थापक सदस्य थे 1934 में, जब कांग्रेस पार्टी के अंदर सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसके वो संस्थापक सदस्य थे। तो उनमें सबसे वरिष्ठतम जो थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे, और सबसे युवा 1948 में जो थे वो मधुलिमय थे, जो कि महज 26 साल उस वक्त उनकी उम्र थी। और इसमें ये आप देखेंगे कि ये एक अजीब-ओ-गरीब एक गठजोड़ आपको दिखाई देगा कि इसमें बहुत सारे कम्युनिस्ट नेता भी थे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी उस वक्त प्रतिबंधित थी। ईएमएस नंबूदरी-पाद, ज़ेड.ए. अहमद, सज्जाद ज़हीर, दिनकर मेहता, अरुणा असफ अली वगैरह, और काफ़ी ऐसे भी लोग थे जो कांग्रेस छोड़ कर के नहीं आए, कांग्रेस में ही रह गए, जैसे संपूर्णानंद, मोहनलाल गौतम वगैरह। और कुछ ऐसे थे कि जो अपने शुरुआती दिनों में या सन 48 तक तो सोशलिस्ट थे, लेकिन फिर एकदम से राइट विंग हो गए, धुर दक्षिणपंथी, जैसे मीनू मसानी, और एक हमारे दक्षिण के नेता थे एनजी रंगा वगैरह वगैरह। तो ये 55 ऐसे हैं कि इनमें और अजीब विविधता भी है, इनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं। और ये एक तरह का एक छवि देती है कि जो कांग्रेस के अंदर समाजवादी आंदोलन था, जो बाद में देश में सोशलिस्ट मूवमेंट बना, वो उसमें किस तरह के लोग थे, वो किस तरह से सोचते थे, और गांधी जी के साथ जो उनका पत्राचार या नेहरू के साथ जो हुआ है वो भी इसमें शामिल किया गया है। ज्यादातर लोगों को उसमें उनका जो संपर्क था गांधी जी के साथ, जैसे यूसुफ मेहर अली और बाकी लोग, वो लगातार पत्राचार करते थे गांधी जी के साथ, उसको भी इसमें शामिल किया गया। जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखा, मैंने भी 55 लोग जो है इसमें आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अब्दुल बारी साहब, मीनू मसानी, संपूर्णानंद लोहिया, एनजी गोरे, ईएमएस नंबूदरी-पाद, कमला देवी चट्टोपाध्याय, एसएम जोशी, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ जफर मेहर अली, सोली बाटलीवाला, रामवृक्ष बेनीपुरी, अशोक मेहता, बाबा प्यारेलाल बेदी, प्रेम भसीन, अरुणा असफ अली, रामनंदन मिश्रा, मधुलिमय। इसमें एक डाइवर्सिटी दिखाई देती है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और ऐसे ऐसे लोगों का इसमें प्रोफाइल है, और उनके लेखन के बारे में, उनके जीवन के बारे में बहुत सारी फैसिनेटिंग चीजें। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आपने प्यारेलाल बेदी पर भी काम किया है। और मैं प्यारेलाल बेदी साहब को तब जाना जब मैं हिमाचल के एक गांव में पहुंचा। उस गांव का नाम है अंद्रेटा। और अंद्रेटा जब पहुंचा तब पीएल बेदी साहब के बारे में जब मैं जाना, और पूरा डिटेल उनके बारे में, खासकर किस तरह उन्होंने अपनी पूरी हवेली लाहौर में और उनके और जितनी धन संपदा थी कैसे लुटा दिया एक मोमेंट के लिए, पूरे जन आंदोलन के लिए, आजादी की लड़ाई के दौरान। और कबीर बेदी के आई मीन, अब उनका नाम आता है तो बहुत अजीब लगता है कि वो कबीर बेदी के पिता थे, और अद्भुत व्यक्ति थे। कम्यून चलता था उनकी पूरी हवेली में। तो बहुत अच्छा लगा जो कलेक्शन आपका है। लेकिन मैं जो मेरा सवाल है इस किताब के बुनियाद पर, इसके आधार पर, कि आमतौर पे देखा जाता है कि जो लोग किसी मोमेंट से जुड़े रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअली या फिजिकली, वो आंदोलन के सिपाही रहे हों या बौद्धिक रहे हों, तो वो उस आंदोलन की एक तरह से भक्ति भावना के तहत उस पर काम करते हैं। एक तरह से भक्ति भाव निर्मित हो जाता है उनके दिमाग में, हर नेता के बारे में, हर विचार के बारे में, हर धारा के बारे में। लेकिन आपने किताब के अलावा जो भी लिखा पढ़ा है, सब बड़ा आपने क्रिटिकल भी कई जगह है, और एक जो मूल्यांकन है उसमें भक्ति नहीं दिखाई देती है। तो ये जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन या मूल्यांकन का जो आपका जो एक तरीका है लेखन का, उससे बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं होंगे आपसे, खासकर समाजवादी आंदोलन से जुड़े आज के लोग। तो ये जो क्रिटिकल मूल्यांकन जो आपने करने की कोशिश करी है, उसको आप कैसे देखते हैं, और ये कहाँ से आप क्यों ये इस तरह से आपने जोखिम लिया आज के दौर में? सही सवाल किया आपने उर्मिलेश जी। ये असल में मेरे गुरु उस्ताद मधुलिमय, जिनकी शागिर्दी में मैंने काफ़ी काम किया जब वो 1982 में राजनीति से अलग हो गए थे और पूरी तरह से लेखन के लिए डिवोटेड थे। तो वो हमको दौड़ाते थे, नेहरू लाइब्रेरी में माइक्रो फिल्म पढ़वाते थे, और जो सूचनाएं उन्हें चाहिए होती थी वो मंगवाते थे, और अपनी किताब के लिए एक एक साल वो इंतज़ार करते थे
के फैक्ट्स जाने चाहिए और उसमें कोई ना तो श्रद्धा भाव हो और ना आप कहें कि कोई अपमानजनक बात हो। एक ट्रूथ असली तरीके से जो एक इवैल्यूएशन होना चाहिए वो किया। तो वो मेरी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है और ये ट्रेनिंग मुझे फिर बीबीसी में, आप जानते हैं 10-12 साल मुझे काम करने का मौका मिला, तो वहाँ भी यही हुआ कि ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को कहना है, करना है और बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहनी है, बिना राग या द्वेष की बात कहनी है, ताकि ये लगे कि आपने एक निष्पक्ष ढंग से चीज़ों को देखा। वैसे मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि ये जो किताब है, ये बुनियादी तौर पर प्रोफाइल्स हैं, उनकी या जीवनियाँ हैं और जीवनियों में उनका जो जिन इन नेताओं का अपना संपर्क रहा, जिन-जिन लोगों से या जिन-जिन मौके पर उन्होंने अपनी बातें कही हैं, जिन विचारधाराओं से वो प्रभावित हुए हैं, उनको मैंने हाइलाइट करने की कोशिश की है ताकि कल को कोई रिसर्च स्कॉलर बैठे तो वो समझ पाए कि ये कौन लोग थे, क्या सोचते थे और क्या करना चाहते थे, इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या था। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को रखने की कोशिश की है। मैंने कहा कि ये जो है शायद इसमें मैं पूरी तरह से कामयाब हुआ हूँ या ना हुआ हूँ। एक सेकंड, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैंने उस तरह से चीज़ों को रखने की कोशिश की और जैसा मैंने आपको अर्ज़ किया कि इन लोगों के जो विचारधारा थी उनमें बदलाव भी आए। ये लोग सब गांधी जी के और पंडित नेहरू की आंखों के तारे थे। बाद में गांधी जी से भी इनका विरोध हुआ, कांग्रेस में रहते हुए भी और उनके निधन के बाद, उनकी हत्या के बाद तो वो कांग्रेस के विरोध में और नेहरू के विरोध में पूरी तरह से खुल करके आए और उन्होंने कई बार अपनी उस मूल विचारधारा के साथ भी समझौता किया जिसके लिए वो जाने जाते थे। मिसाल के तौर पे आरएसएस के साथ संबंधों को लेकर के या इजराइल के साथ संबंधों को लेकर के, जिनके बारे में मैंने बाद में लिखा है। और इनमें से कई लोग ऐसे थे जो कम्युनिस्ट पार्टी से आए थे, वापस कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए। कुछ लोग ऐसे थे जो राइट विंग स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की उन्होंने, उसके संस्थापक सदस्य बने और कुछ लोग राजनीति से विमुख हो गए, जैसे अच्युत पटवर्धन, रोहित मेहता वगैरह वगैरह। और कई महिलाएं थी जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो 1934 से 48 तक तो सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य रहीं, लेकिन 48 के बाद वो उन्होंने एक तरह से सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग कर लिया और वो हथकरघा और दूसरी चीजों में, महिलाओं के कल्याण में, उसमें लगी रही। तो ये दिखाना मकसद है कि ये जो 55 लोग थे 1934 से लेकर 1948 तक सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे और ये लोग इनका किस तरह से इवोल्यूशन हुआ भारतीय राजनीति में और किस तरह से इनकी सोच में परिवर्तन आया। मिसाल के तौर पे जयप्रकाश नारायण, जो कि मार्क्सिस्ट थे जब अमेरिका से आए, फिर यहाँ आने के बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के लिए काम किया और कांग्रेस से अलग होने के बाद में वो सोशलिस्ट पार्टी बनाई और उसके बाद पहले ही आम चुनाव के बाद वो भाग खड़े होते हैं राजनीति से और वो सर्वोदय में चले जाते हैं। उनकी किताब भी है, सोशलिस्ट टू सर्वोदय। और फिर उसके बाद वो पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं और तमाम तरह की बात करते हैं और फिर 74 में जाकर के अचानक से वो फिर भारतीय राजनीति के क्षितिज पर आते हैं और एक दूसरे तरह का प्रयोग करते हैं जिसमें वो आरएसएस के साथ जुड़ते हैं और 48 में गांधी की हत्या के बाद वो सबसे ज्यादा दोषी मानते थे किसी संस्था को, तो वो हिंदुत्ववादी फोर्सेस को, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते थे। इस हद तक चले गए ये लोग कि इन्होंने जो है वो नेहरू और पटेल के इस्तीफे की मांग की कि वो गांधी की सुरक्षा करने में नाकामयाब रहे। तो ये सारी चीजें हैं जो कुछ तो इस प्रोफाइल्स में आई हैं और कुछ बाद में जो मैंने लेख लिखे जिनका आपने लिखा है। जी, उनमें आई। जी। जी। लेकिन मैं एक आप एक लेखक के तौर पे और एक अध्येता के तौर पे सोशलिस्ट मूवमेंट के, जो एक आम तौर पे कहा जाता है, एक विवाद है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, इन दो लोगों पर ज्यादा लांछन लगता है कि इन्होंने आरएसएस जनसंघ की जो राजनीति है उसको एक तरह से वैधता प्रदान की, या एक मुख्य धारा की राजनीति में उस वो जो दाखिल होने के लिए बेचैन थी धारा, उसको उन्होंने दाखिल कराया और एक इज्जत दी, सम्मान दिया, जिसका फायदा उन्होंने जबरदस्त ढंग से उठाया, स्वयं समाजवादी गणों को ध्वस्त करते हुए वो कैसे बड़ी ताकत बने। आप इन दोनों नेताओं पर जो ये आरोप लगते हैं या लांछन लगते हैं, आप एक अध्येता के तौर पे आपकी क्या ओपिनियन है? उर्मिलेश जी, बहुत वैलिड आपने सवाल उठाया।
ये पूरे सोशलिस्ट मूवमेंट की ट्रेजेडी भी है, त्रासदी भी आप इसे कह सकते हैं कि वो आंदोलन जो कि खड़ा हुआ था कांग्रेस का विकल्प देने के लिए, और जब इन लोगों ने कांग्रेस से निकलने का फैसला किया तो आचार्य नरेंद्र और राम मनोहर लोहिया इस पक्ष में नहीं थे कि हम यहाँ से निकलें, और उनको खुद गांधी जी ने भी रोका, और बाकी इवन सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद जैसे लोग जो उनको बहुत क्रिटिसाइज करते थे, या ये लोग भी उनको क्रिटिसाइज करते थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम लोगों ने मिल करके देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, जेल गए हैं, अब मौका आया है देश बनाने का, तो जो मंत्रालय चाहो वो ले लो, जो राज्य चाहो, सूबे चाहो वो ले लो, लेकिन कुछ करके दिखाओ। लेकिन तुम सोशलिस्ट लोग आलोचना बहुत करते हो और जो जिम्मेदारी से भागते हो। तो जयप्रकाश जी ने तय किया कि नहीं साहब, हम तो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और हम उनको शायद ये गलतफहमी थी कि वो नेहरू से बड़े नेता हैं और शायद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन पहला ही जो चुनाव हुआ सन 51 में, और उसमें सिर्फ 10% वोट और 10 सीटें आई सोशलिस्ट पार्टी को, तो उनका पूरी तरह से मोह भंग हो गया। बाद में उन्होंने अपनी उस सोशलिस्ट पार्टी को, जो जेबी कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी थी, केएमपीपी, उसके साथ मर्जर किया, और उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक का भी एक धड़ा मिला जिसमें हरि विष्णु कामत वगैरह थे, समर गुहा थे, और ये फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी। लेकिन और इसमें जो उड़ीसा की एक गणतंत्र पार्टी थी, जो राइट विंग पार्टी थी, वो भी इसमें शामिल हो गई। तो ये एक जो अमालगम बना, इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया कि फिर इन लोगों ने कांग्रेस के विरोध के नाम पर तमाम तरह के होली अनहोली अलायंसेस करने शुरू कर दिए। जयप्रकाश जी तो 1954 में चले गए सर्वोदय में, सोशलिस्ट पार्टी से अलग हो गए, और फिर वो कभी किसी पार्टी के सदस्य नहीं बने। लेकिन आचार्य जी जो थे, जो सबसे बड़े नेता थे, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत ही उनकी विद्वता का लोहा मानते थे। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताबों में लिखा है कि अहमदनगर किले में अगर उनका साथ ना होता तो शायद वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब ना लिख पाते। तो उनका निधन हो गया सन 56 में। अब बचे लोहिया। तो लोहिया का भी बहुत द्वंद्व चला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में, और जो पार्टी बनी थी वो 2 साल भी एक नहीं रह सकी, क्योंकि लोहिया जनरल सेक्रेटरी थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के, और केरल में पट्टम थानू पिल्ले की सरकार ने गोली चला दी, तो उन्होंने अपनी सरकार का इस्तीफा मांग लिया कि भाई हम कांग्रेस से मांगते हैं तो हम खुद भी ये मानदंड स्थापित करें, और इसको लेकर के आंदोलन में टूट हो गई, सोशलिस्ट मूवमेंट बिखर गया। लोहिया ने अपनी सोशलिस्ट पार्टी फिर से बना ली सन 56 में, और फिर उन्होंने धीरे धीरे सन 63 आते, जब वो लोकसभा में आते हैं, तो गैर कांग्रेसवाद की रणनीति बनानी शुरू कर दी, और उसके लिए उन्होंने तर्क ये दिया कि 52, 57 और 62 3 आम चुनावों में लगातार आम जनता के जनमानस में ये बात गहरे रूप से बैठ गई है कि कांग्रेस जन जन्मांतर के लिए आ गई है और उसे हटाया नहीं जा सकता। इसलिए अगर कंबाइंड अपोजिशन को, जिसमें राइट और लेफ्ट और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सब हो, उनको अगर ये मिला लिया जाए, चुनावी गठजोड़ कर लिया जाए, तो कांग्रेस को हराया जा सकता है। इसको लेकर के पार्टी में बहुत बवाल हुआ, क्योंकि 63 के चुनावों में जो 3-4 लोकसभा के उपचुनाव हुए, अमरोहा में जेपी कृपलानी, फर्रुखाबाद में लोहिया, जौनपुर में दीनदयाल उपाध्याय और राजकोट में मीनू मसानी, तो सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय को छोड़ करके तीनों विपक्षी सांसद जीते, और इनमें सहयोग लेने और देने की बात शुरू हुई। और ये बात विस्तार से 500 पेज की किताब है मधुलिमय की, जो लोहिया के सबसे सुसंस्कृत शागिर्द कहे जाते हैं। उन्होंने, आप पढ़ेंगे तो वो पूरा जो आपका सवाल है उसका जवाब दे देते हैं कि इतनी ज्यादा नाराजगी हो गई। गोपाल गौड़ा, इंदुमती केलकर जो लोहिया की जीवनीकार थी, मृणाल पांडे और पार्टी के बड़े वर्ग ने इसका विरोध किया कि अब हमें आरएसएस के साथ मिलकर के राजनीति करनी पड़ेगी, हमें स्वतंत्र पार्टी से लोकतंत्र समझना होगा, और हमें कम्युनिस्ट पार्टियों से जो है वो राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात सोचनी होगी। ये सारी बातें उन्होंने लिखी, और इसको लेकर के इतना ज्यादा विवाद बढ़ा कि 63 के कलकत्ता सम्मेलन में जब सोशलिस्ट पार्टी के लोहिया ने अपनी ये रणनीति रखी, तो उन मधुलिमय ने तो बाइकआउट किया, वो तो गए नहीं, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस को उन्होंने भेजा, और वहां लोहिया की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि ये आरएसएस के साथ दोस्ती और राइट विंग के साथ दोस्ती की जो बात डॉक्टर लोहिया कर रहे हैं, इससे इनका मुंह काला हो जाएगा। लेकिन लोहिया ने उसको बर्दाश्त किया, इस आलोचना को, और उसका जवाब भी दिया उन्होंने, लेकिन
वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए मधुलिमयी को भी, और पूरा उन्होंने विस्तार से लिखा है कि ये एक हिमालयन ब्लेंडर्स थी कि जो हमने आरएसएस, और आरएसएस उस वक्त तक, यानी जनसंघ जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी थी, वो अनटचेबल समझी जाती थी। उसको ना कम्युनिस्ट पार्टी अपने साथ बिठाना पसंद करती थी, ना स्वतंत्र पार्टी, ना सोशलिस्ट पार्टी उस वक्त तक। लेकिन जब 66 आते आते जो 67 का आम चुनाव होने वाला था, उसमें लोहिया की इस रणनीति के तहत सारे ये दल एकजुट हो गए। गठबंधन तो नहीं किया, लेकिन कई बिहार और उत्तर प्रदेश में सीटों का तालमेल हुआ और टैसिट अंडरस्टैंडिंग हुई, और उसके चलते 9 राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, और दिल्ली में इंदिरा गांधी की पार्टी चुनाव हारते हारते बची, बहुत थोड़ी सी मेजोरिटी के साथ। तो ये एक चीज थी कि यहाँ आप लोग तो कहते थे कि हम तो गांधी के भक्त हैं, और गांधी ने आपको बहुत ज्यादा पेट्रोनेज भी दिया। वायसराय को खत लिखा जब ये 46 में नहीं रिहा हुए थे लोहिया और जेपी, तो कहा कि इन जैसा बहादुर व्यक्ति मैंने नहीं देखा, और इन लोगों को अभी तक जेल में रखा हुआ है, जबकि कांग्रेस के सारे नेता रिहा कर दिए गए। बावजूद इसके उनकी हत्या होते ही इन लोगों ने उस राजनीति उस पर अमल करना शुरू कर दिया जो गांधी की विचारधारा के भी खिलाफ थी, नेहरू की विचारधारा के भी खिलाफ थी, और देश की जो एक सहमति बनी थी संविधान लागू होने के बाद, वो उसको चोट पहुंचाने वाली थी। और दूसरा जिसका आपने जिक्र किया, जो 2 बड़े चीज हैं कि जिनको सोशलिस्टों को और इवन कम्युनिस्टों को भी माफ नहीं किया जा सकता, कि इन दोनों लोगों ने संविधान सभा का बायकॉट किया और कहा कि ये गुलामी का दस्तावेज है, जो अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, और ये इंपीरियलिस्ट साजिश के तहत बनाया गया है, और उसको नहीं माना। आज ये लोग सबसे ज्यादा उसकी हिफाजत की बात करते हैं, लेकिन सोशलिस्टों ने, खुद जयप्रकाश ने तो अपना एक पैरेलल ड्राफ्ट बनाया जो वेबसाइट पे मौजूद भी है इस वक्त, गूगल आप करेंगे तो मिल जाएगा। और कम्युनिस्टों में ने भी बिपिन चंद्रा ने लिखा है कि वो कहते थे कि ये तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद का एक पिट्ठू बनाने का काम है, क्योंकि इसमें कॉमनवेल्थ में भी भारत शामिल रहेगा वगैरह वगैरह। तो ये जो ब्लंडर्स हुई हैं, हिमालयन ब्लंडर्स, इनकी वजह से आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो इनके कंधों पर बैठ करके आए हैं। उसका पहला उदाहरण लोहिया ने दिया, गैर कांग्रेसवाद। वो बहुत ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे, 67 में ही उनका निधन हो गया, और बाद में रही सही कसर जयप्रकाश ने पूरी कर दी जब उन्होंने जनसंघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में 5 मार्च 1975 को फिरोज शाह कोटला मैदान में कहा कि अगर आरएसएस और जनसंघ फाशिस्ट है और सांप्रदायिक है तो मैं भी हूं, और उन्होंने ही पहली बार क्रेडिबिलिटी देने का काम इन लोगों को किया। संविधान सभा का जिक्र आपने किया तो एक सवाल छोटा सा बनता है या टिप्पणी बनती है कि जयप्रकाश नारायण ने स्वयं पार्टी की तरफ से नेहरू को बाद में पश्चाताप पत्र लिखा, और उसमें उन्होंने संभवतः कहा, जो मुझे अभी याद आ रहा है, कि हम संविधान सभा में फिर हमारे लोग आना चाहते हैं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उनको जो लेटर लिखा है उसमें कहा कि प्रिय जयप्रकाश, बहुत अच्छा लगा ये पत्र पाकर, खुशी हुई कि आप लोग आना चाहते हो, लेकिन अब जो स्थितियां हैं और जो संरचना बन गई है संविधान सभा की, उसमें अधिक से अधिक और सदस्यों को शामिल कर पाना असंभव है। इसलिए मैं आपके इस पत्र पर अमल नहीं कर पाने के लिए मुझे खेद है। कुछ इस तरह का मैं अपनी स्मृति से वो लेटर पढ़ रहा हूं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो प्रायश्चित था या पश्चाताप की बात जो करते हैं लोग, ये क्या पूरी पार्टी का ये कलेक्टिव एक फैसला था या सिर्फ जेपी ने अपनी ओर से लिख दिया था? नहीं, ये पूरी पार्टी का फैसला था, और ये खत मैंने अपने एक लेख में प्रकाशित किया है। ये वायर पे भी प्रकाशित हुआ है और शायद प्रिंट में भी हुआ है, और डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। नेहरू ने कहा कि भाई माफ कीजिएगा, अब तो आपने बस मिस कर दी, अब हम नहीं कर सकते। हम चाहते थे कि आप सब लोग आए, हम बार बार इन लोगों से कहा, और 2 लोग गलती से इनके नाम इनकी तरफ से आ भी गए थे संविधान सभा में। एक तो फूलन प्रसाद वर्मा बिहार के, और एक उत्तर प्रदेश के थे, इस वक्त नाम उनका मेरे जहन से निकल रहा है, उनका प्रोफाइल इसमें है, दामोदर स्वरूप सेठ। और उन दोनों लोगों ने बाद में संविधान सभा में रहते हुए उस संविधान सभा की निंदा की। तो ये ऐसे फैसले थे कि भाई आप, अच्छा चलिए, आपको अगर नहीं मौका मिला, आप उन्हें एक लिस्ट बना के दी 8-10 लोगों की कि मैं तो नहीं आना चाहता हूं, जिस चिट्ठी का आप जिक्र कर रहे हैं नेहरू को, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें आचार्य नरेंद्र देव, लोहिया और अच्युत पटवर्धन
अरुणा आसफ अली, यूसुफ मेहर अली, ये लोग आए, लेकिन वो फिर दरवाजे बंद हो चुके थे। मगर आप उसके बाद इतना तो कर सकते थे कि जो संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था आप उसका समर्थन करते। आप उसे गुलामी का दस्तावेज कहते हैं और उसके जवाब में आप अपनी पार्टी की तरफ से 82 पेज का एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं कि हम इस संविधान में, ये एडल्ट फ्रेंचाइज पर चुनी हुई संविधान सभा नहीं है इसलिए हम इसको नहीं मानते, ये कहते हुए आपने विरोध किया। तो आप इसका कोई तर्क हो सकता है? और वो चुनी हुई सरकार संविधान सभा थी, स्टेट असेंबलीज के जरिए से आई थी, कुछ लोगों को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन एक सहमति बनी। और उसके बाद नेहरू ने तो सन 51 में और 57 में और 62 में कहा कि भाई अगर जो लोग इस संविधान में यकीन नहीं रखते वो लोग हमें वोट ना दें। उन्होंने उस पर एक रेफरेंडम कराया। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा। लेकिन ये लोग तो बस बजित थे, नेहरू विरोध में इस हद तक चले गए कि इनके लिए विचारधारा का भी कोई मतलब नहीं रह गया। बिल्कुल, दो आखिरी सवाल, हमारा वक्त भी हम लोगों का पूरा हो रहा है, कि छोटे छोटे जवाब, कि एक तो लोहिया जी के हिंदी के समर्थन को कोई गलत नहीं कहता, लेकिन उग्र अंग्रेजी विरोध के कारण बहुत सारे लोग मानते हैं, खासकर समाजशास्त्री, कई बड़े समाजशास्त्रियों ने इस पर लिखा है कि हिंदी हार्टलैंड की बहुत बड़ी आबादी नौजवानों की, खासकर सबाल्टर्न समूह के जो समाज का था, उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते ही थे, चाहे वो समाजवादी परिवारों के बच्चे हों या वामपंथी परिवारों के बच्चे हों। लेकिन सबसे बड़ा जो घाटा लगा, गरीब गुरबा जिसको कहा जाता है, सबाल्टर्न समूह, उनके बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा न मिलने के कारण वो बहुत पिछड़ गए, चाहे नौकरी का सवाल हो, चाहे ज्ञान का सवाल हो, चाहे इन्वेंशन का सवाल हो। तो लोहिया पर एक आरोप ये भी लगता है कि उनका उग्र अंग्रेजी विरोध दक्षिण के उग्र हिंदी विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप हो या अपने स्वयं विचार के कारण हो, उसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ा, सबाल्टर्न समूहों को भुगतना पड़ा। हाउ डू यू सी दिस एलिगेशन? यकीनन बिल्कुल सही। और देखिए उसमें भी उनका जो है, जो कंफ्यूजन है वो नजर आता है। इन तमाम सोशलिस्टों के साथ प्रॉब्लम रही कि ये हमेशा कंफ्यूज रहे। जयप्रकाश जी तो हर मामले में कंफ्यूज रहे, लोकतंत्र में ही उनका विश्वास खत्म हो गया था एक वक्त में तो, और एक वक्त में तो सैनिक तानाशाही की भी बात करने लगे थे। लेकिन जो लोहिया का हिंदी का मामला है, वहां उस वक्त सन 66 में जब तमिलनाडु में हिंदी के विरोध में आंदोलन चल रहा था, तो वहां जाके वो कहते थे कि हिंदी जाए जहन्नुम में, मैं तो देशी भाषाएं चाहता हूँ। लेकिन सवाल ये कि आपके पास में एक कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या है? आप खुद सोशलिस्ट पार्टी चलाते थे, आपका मुखपत्र था मैनकाइंड, अंग्रेजी में निकलता था, आपके जो सर्कुलर्स थे वो अंग्रेजी में होते थे। अगर आप थे तो आप खुद ये एक्शन करके दिखाते कि नहीं साहब, हम तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी और फिर हम जो संपर्क की भाषाएं देशी राज्यों में जो भाषाएं उनमें काम करेंगे और अंग्रेजी में काम। तो अंग्रेजी में आप खुद काम नहीं कर रहे हैं और गरीब लोगों को ये कह रहे हैं कि आप अंग्रेजी मत पढ़ो। नतीजा ये हुआ कि एक तरह की एक एनार्की उन्होंने पैदा की और वो लोग जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी वो इसमें इसका आनंद लेते हुए इस आंदोलन में और ज्यादा मुख्य रूप से शामिल होते थे कि अब अंग्रेजी में काम ना होगा, देश फिर से गुलाम ना होगा। इस तरह के नारेबाजियां करना ये आसान होता है भीड़ जुटाने के लिए। लेकिन आज कोई ये कहे कि इस दुनिया में रहते हुए आप अंग्रेजी के बिना रह सकते हैं, कम से कम मेरी कल्पना में तो नहीं है। और ये बहुत ही आत्मघाती कदम था, इससे कई जनरेशंस को पीछे कर दिया गया। बिल्कुल, आखिरी सवाल, ये सोशलिस्ट मूवमेंट के बहुत सारे नेताओं का जो इजराइल प्रेम है, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब अंध नेहरू विरोध और अंध कांग्रेस विरोध। सन नहीं, गांधी 38 में विरोध, गांधी तो इजराइल के पक्ष में नहीं थे, इजराइल एक राष्ट्र राज्य की स्थापना के वही पक्ष में कह रहा नहीं हूँ थे। कि सन 38 में, नवंबर 38 में, जब तक इसराइल अभी 10 साल बाद बनने वाला है, तब गांधी ने कहा कि यहूदियों के साथ जो हिटलर ने किया बहुत बुरा किया, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन यूरोप से यहूदियों को निकाल करके अरबों के ऊपर, अरबों की छाती पर बिठा दिया जाए, इसका मैं समर्थन नहीं करता। और इसलिए वो जहां से आए हैं उन्हें वहीं वापस जाना चाहिए। और फलस्तीन वैसे ही अरबों का है जैसे फ्रांस जो है वो फ्रांसीसी लोगों का और इंग्लैंड जो है वो अंग्रेजों का। तो लेकिन इन लोगों ने सन 50 जैसे गांधी की आंख बंद हुई, सब के नेहरू को कैसे डिमोरलाइज किया जाए, उसके लिए कैसे अनहोली अलायंसेस बनाए जाए, जाकर के इजराइल का समर्थन कर दिया। सन 50 में लोहिया इजराइल जाते हैं
और उसके बाद कोई बड़ा सोशलिस्ट नेता, चाहे वो जेबी कृपलानी हो, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे वो मधु दंडवते हो, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, वो तक इजराइल गए। सुरेंद्र मोहन हो, प्रेम भसीन हो, विदेश मंत्री थी कृष्णा, वो हो, और कमला सिन्हा, कमला कमला सिन्हा। सिन्हा, कमला सिन्हा, और इन लोगों ने जाकर के इसराइल की भूरी भूरी प्रशंसा की। और अपनी कॉन्फ्रेंसेस जब पीएसपी की होती थी तो सारा डेलीगेशन आता था, और इसमें सबसे बड़ा मुखर व्यक्ति एक तो हरि विष्णु कामत, जिन्होंने संविधान सभा की बहसों से लेकर के बाद में संसद तक इसराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते कायम करने की वकालत की, और फिर इसराइल के सबसे बड़े जो एडवोकेट हुए वो हुए श्रीमान जॉर्ज फर्नांडिस, जिन्होंने फ्रेंड्स ऑफ इसराइल नामक संस्था बनाई, जिसमें राम स्वरूप जैसे जासूस टाइप के लोग भी शामिल थे, क्योंकि उसमें ये कहा जाता था कि इन लोगों को पैसा मिलता है बरास्ते CIA और सोशलिस्ट इंटरनेशनल। तो ये सब रहा, और आज भी जब ये बात मैं लिखता हूँ तो ये सोशलिस्ट बिरादरी के लोगों को बड़ी नागवार होती है कि साहब उन पर आप जो है वो इसराइल का एजेंट होने का आरोप लगाते हैं। आप मुझे बताएं, मैंने जो एक लेख लिखा है जो समयांतर में और कई जगह प्रकाशित हुआ है, उसमें सारे फैक्ट्स के साथ, सारी डिटेल्स के साथ एक लाइन अगर उसकी कोई गलत साबित कर दे तो मैं पत्रकारिता के जीवन से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो ब्लंडर्स आपने किए हैं उनको आप मानने के लिए तैयार नहीं है। आज भी सोशलिस्टों में आधी लोग तो इस बात के हैं कि आरएसएस के साथ दोस्ती नहीं होनी चाहिए, जो आरजेडी और समाजवादी पार्टी और दूसरे ग्रुप हैं, और एक पूरा ग्रुप जो कि चाहे वो नीतीश कुमार का हो और रामविलास पासवान, शरद यादव वगैरह वगैरह, वो सारे लोग, और खुद जॉर्ज फर्नांडिस का तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि जिन्हें अछूत माना जाता था यानी बीजेपी, उनका अलायंस बना करके उनको सत्ता में सौंपना, उसमें डिफेंस मिनिस्टर बनना, और फिर गुजरात राइट्स को डिफेंड करना संसद के अंदर, उड़ीसा में फादर ग्रेहम स्टेन्स के और उसके मासूम बच्चों के मर्डर को जस्टिफाई करना, ये सब पाप किए। अगर इन सारी बातों को कहिए आप तो आप पर्सोना नॉन ग्रेटा हो जाते हैं, आपके ऊपर आलोचना, आपको गालियां मिलनी पड़ती हैं, और ये कहा जाता है कि हम किसी के माउथ पीस बन गए हैं या किसी के कहने पर कर रहे हैं। ये फैक्ट्स हैं। अगर इन फैक्ट्स को आप झुटलाते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर आप मानते हैं कि ये फैक्ट्स हैं तो आप उसके लिए माफी मांगिए, क्योंकि ये ऐसे पाप हैं कि जिनको माफ नहीं किया जा सकता, और ये रिकॉर्ड पर रहेंगे। ये एक कुर्बान अली के कहने से रहने वाले नहीं है, ये सारे फैक्ट ये इस देश के राजनीतिक इतिहास में दर्ज हुए हैं, आज भी दर्ज हो रहे हैं। शुक्रिया कुर्बान साहब। और दोस्तों, फाउंडर्स ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, ये जो किताब है, इसके अलावा जो कुर्बान अली साहब ने सोशलिस्ट मूवमेंट पर बहुत सारे लेख लिखे हैं हाल के दिनों में, उसे भी आप देख सकते हैं। और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जो उन्होंने लिखा है उसको आंख मूंद कर आप मान लीजिए। मेरा मानना है कि उसका क्रिटिकल इवेल्युएशन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। और मैं वादा करता हूं कि कुर्बान अली साहब से इतर जो राय रखने वाले सोशलिस्ट मूवमेंट के लोग हैं, कभी हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका भी इंटरव्यू करेंगे, ताकि हर तरह की बात हमारे चैनल के जरिए सामने आवे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कुर्बान साहब, समय देने के लिए। और उर्मिलेश जी आपका, कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। मुझे लगता है कि इससे काफी जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं वो दूर हो सकेंगी, और मैं चाहता हूं एक बहस चले इस पे, और चर्चा हो और आलोचना हो, जम करके हो, और अगर मुझे वो गलत साबित कर सके तो मुझे खुशी होगी, मगर उसको साबित करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल।